बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की सबसे पहला डिफिनीशन तो CKD refers to an irreversible deterioration in renal function that usually develops over a period of years। एक्यूट में और इसमें सबसे बड़ी जो डिफरेंसेस है वो ये है कि ड्यूरेशन की है, वो वीक्स और डेज़ की बात होती है, ये मंथ्स और ईयर्स की बात होती है। इसकी जो हिस्ट्री है बहुत प्रोलॉन्ग होती है और जो एक्यूट है वो रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल है। तो इसकी डिफिनेशन हो गई सेम। अब इसकी डिफिनेशन के बाद हम आते हैं काजेस की तरफ। इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो हर काज की अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी है, तो हम काजेस पढ़ लेते। तो जो काजेस है वो जो कि हमारे पास जो दूसरे डिजीज़ है, जो क्रॉनिक डिजीज़ है, उस मेनली जो है वो उस वजह से होता है। हमारे पाकिस्तान में जो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से मोस्टली जो सीकीडी है वो इन दोनों काजेज़ की वजह से है। तो अब इसके काजेज़ की तरफ, तो डायबिटीज़ मेलाइटस टॉप पे है, 20 to 40% जो है इस वजह से होता है सीकेडी। और जो है ये वस्कुलर डिजीज़ करती है ये डायबिटीज़, और उस वस्कुलर डिजीज़ की वजह से पेशेंट जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में चला जाता है। सही है। इंटेस्टिशियल डिजीज़ जो किडनी के अपने डिजीज़ है, जो उसके एक्यूट इंटेस्टिशियल नेफ्रोपैथीज़ है या एक्यूट इंटेस्टिशियल ट्यूबरकुलोसिस है, इस तरह के जो डिजीज़ है उस वजह से सीकेडी होते हैं। ग्लोमेरुलस डिजीज़ जैसे IgA नेफ्रोपैथी, बहुत कॉमनली IgA नेफ्रोपैथी की वजह से सीकेडी होती है। ठीक है। फिर हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो है वो जो वेसल्स है किडनीज़ की उसको डैमेज करता है और उस डैमेज की वजह से पेशेंट सीकेडी में चला जाता है। ठीक है। इसके बाद सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिस तरह क्रॉन डिजीज़, बाउल के जो डिजीज़ है दूसरे, वो सिस्टेमिक जो डिजीज़ है, जिस तरह सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, वस्कुलाइटिस, इन डिजीज़ की वजह से भी सीकेडी होता है। सही है। रीनोवस्कुलर डिजीज़ जो किडनी के अपने वेसल से उसकी कोई डिजीज़ हो जाए, इस तरह उसमें तो जो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाए उन आर्टरीज़ में, उस वजह से भी सीकेडी होता है। कंजेनिटल एंड इनहेरिटेड। अब सीकेडी के पेशेंट, यंग पेशेंट भी होते हैं सीकेडी के, जिस तरह अर्ली 20s में या टीन एज में पेशेंट को बस सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो कंजेनिटल होते हैं, या बचपन से ही पेशेंट को जो है वो सिम्टम्स होते हैं। तो इसके दो काजेज़ है, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है पेशेंट को, या एल्पर्स सिंड्रोम है। एल्पर्स सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक किडनी में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एल्पर्ट जो सिंड्रोम है इसमें पेशेंट की हियरिंग लॉस भी होती है, पेशेंट सुन भी नहीं सकता इन पेशेंट। तो हम हिस्ट्री में ये सवाल पूछेंगे पेशेंट से कि पेशेंट सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। ठीक है। अगर पेशेंट सुन सकता है और भी वो बचपन से ही है तो कंजेनिटली हम फिर जाएंगे पॉलीसिस्टिक किडनी की तरफ, और अगर वो नहीं सुन सकता पेशेंट तो एल्पर्ट सिंड्रोम की तरफ हमारा शक जाएगा। ठीक है। अब अननोन काजेज़ भी है पेशेंट की, टॉक्सिकोलॉजीज और इन चीज़ें ड्रग्स की वजह से बहुत सारे होते हैं, तो अननोन काजेज़ में 5 to 20% वही काजेज़ है। ठीक है। ये तो काजेज़ हो गए। पैथोलॉजी जो है, पैथोफिजियोलॉजी, वो यही है कि पेशेंट की जो वेसल्स है, रीनल आर्टरीज़ है या रीनल कैपिलरीज़ है, ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज़ है, उनमें कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई डिजीज़ हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस वजह से सीकेडी होता है। बस यही सबकी यही पैथोफिजियोलॉजी होती है। ठीक है। अब इनकी क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं। पेशेंट जो है वो मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं, पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन ये बाद में जब ये उसकी स्टेजेस में पढ़ेंगे, तो जब ये इसकी स्टेजेस थर्ड स्टेज तक पहुंच जाए तो सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। सही, उससे पहले सिम्टम्स नहीं होते पेशेंट में, एसिम्टोमेटिक होता है। बस रूटीनली हम यूरिया क्रिएट कर रहे होते हैं किसी और डिजीज़ के लिए, और पेशेंट को जब हम देखते हैं तो उसका यूरिया क्रिएट ज़्यादा होता है, तो हम फिर सस्पिशन में चले कि क्यों ज़्यादा है पेशेंट की। तो जब हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो पेशेंट सीकेडी का
पेशेंट निकल आता है, सही है। अच्छा, अब हम क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं। तो नक्टोरिया, पेशेंट के जो है वो रात को जब सोएगा तो यूरिनेट करेगा, उसको कंट्रोल नहीं होगा अपने यूरिनेशन पर। टायर्डनेस, ब्रेथलेसनेस, ये दोनों जो है ये एनीमिया की वजह से होते हैं, क्योंकि पेशेंट में जो है वो एनीमिया होता है, क्योंकि जो पेशेंट का जो एरिथ्रोपोएटिन है वो सही से बन नहीं रहा। किडनीज जो बनाता है एरिथ्रोपोएटिन, फिर वो जाके स्टिमुलेट करता है जो आरबीसी प्रोडक्शन है बोन मैरो में, तो वो बन ही नहीं रहा। प्रोराइटस होगा पेशेंट में, एनोरेक्सिया होगा। प्रोराइटस जो है वो पेशेंट का यूरिया क्रेट ज़्यादा है बॉडी में, तो वो जाके डिपॉजिट होता है स्किन पर, और स्किन में वहाँ पर प्रोराइटस फिर होता है। एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को। वेट लॉस होगा पेशेंट का, ठीक है, वेट लॉस भी हो पेशेंट में होगा। नाजिया, वोमिटिंग भी यही यूरिया क्रेट की वजह से। हिकअप्स, ये भी यूरिया क्रेट की वजह से होगा। कॉस्मल ब्रीथिंग होगी पेशेंट की, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से होगा, क्योंकि पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है और उस वजह से ये कॉस्मल ब्रीथिंग होगी। मस्कुलर ट्विचिंग होगी, तो मस्कुलर ट्विचिंग होगी क्योंकि मसल्स जो है वो उसका ब्रेक डाउन होगा, और उस ब्रेक डाउन की वजह से जो है मस्कुलर ट्विचिंग होगी। पेट्स होंगे पेशेंट में। ड्राउजीनेस, और पेशेंट कोमा में चला जाता है, क्योंकि यूरिया क्रेट और ये चीज़ें बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो बढ़ रहे होते हैं, तो जाके ब्रेन पर भी वो अफेक्ट करते हैं। तो उस वजह से पेशेंट को जो है उसको ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो भी डेवलप हो जाते हैं पेशेंट में बाद में, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिया क्रेट करते हैं। यूरिया क्रेट जो है वो हम यूजुअली इन पेशेंट में हर 6 महीने बाद करते हैं, सही है, थर्ड स्टेज तक हर 6 महीने बाद करते हैं। अगर पेशेंट सवेयर है और उसके यूरिया क्रेट जो है उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम फ्रीक्वेंटली भी कर सकते हैं, हर हफ्ते भी कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन। लेकिन यूजुअली हम हर 6 महीने बाद जो है पेशेंट का यूरिया क्रेट करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास हो, ठीक है। फिर यूरिनोलाइसिस या करते हैं प्रोटीनूरिया के लिए, तो पेशेंट में जो है वो प्रोटीनूरिया होगा, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की जो किडनीज़ है वो काम ही नहीं कर रही, तो बाहर जो है एल्बुमिन बाहर बॉडी से बाहर निकल रहा है, सही है। इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे तो हाइपरकलीमिया होगा पेशेंट में, और हाइपोनेट्रीमिया होगा, जिस तरह हम एक्यूट किडनी इंजरी में पढ़ चुके थे, ठीक है। कैल्शियम जो है, पेशेंट का जो कैल्शियम है वो डिक्रीज़ होगा। पोटाशियम जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। पीटीएच जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, और विटामिन डी जो है वो डिक्रीज़ होगा पेशेंट में, ठीक है। अच्छा जी, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म होगा पेशेंट में। अब हम ये इस पेशेंट में जो है वो ऑस्टियो जो डिस्ट्रॉपी है, रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉपी है, वो डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, क्योंकि इन पेशेंट में जो है वो ऑस्टियोपीनिया और ये इन पेशेंट में जो है वो फ्रैक्चर ये चीज़ें भी होती है, क्योंकि डीमिनरलाइजेशन होती है बोन्स की, और उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये जो पोटाशियम है ये बहुत ख़तरनाक है, पोटाशियम की वजह से बॉडी में बहुत सारे मसले होते हैं। पोटाशियम की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, इस पोटाशियम की वजह से जो है डीमिनरलाइजेशन होती है बॉडी में, ठीक है। तो पोटाशियम और इन चीज़ों को हम मेजर करते हैं। एल्बुमिन जो है बॉडी में कम होगा बॉडी से, क्योंकि बॉडी से बाहर निकल रहा है एल्बुमिन। फुल ब्लड काउंट करेंगे ताकि हम एनीमिया के जो दूसरे काजेज़ है उसको एक्सक्लूड कर सके। एमसीवी देखेंगे, ठीक है, फोलेट, आयरन डिफिशिएंसी और B12 डिफिशिएंसी, इन चीज़ों को हम एक्सक्लूड करने के लिए पेशेंट की फुल ब्लड काउंट करेंगे, सही है, कि पेशेंट की जो फुल ब्लड काउंट है उसमें मसला क्या है, सही है। लिपिड्स प्रोफाइल करेंगे, तो जो ग्लूकोज है वो, अगर पेशेंट को जो है वो डायबिटीज़ है तो उसका ग्लूकोज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये जो है इन पेशेंट की जो है HbA1c करेंगे, ग्लूकोज का कंट्रोल देखेंगे कि अगर पेशेंट जो ग्लूकोज है उसकी कंट्रोल कैसे है। लिपिड प्रोफाइल भी करेंगे ताकि हम जो उसके जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसके रिस्क को भी हम देखेंगे कि पेशेंट का जो है वो
जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क है वो कैसे है, सही है। अच्छा, इसके बाद रीनल अल्ट्रासाउंड करेंगे और रीनल अल्ट्रासाउंड में हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस और श्रंकन किडनीज और ये चीज़ें नज़र आएंगी, सही है। हेपेटाइटिस और HIV का भी टेस्ट करेंगे कि पेशेंट में कोई ये डिजीज़ तो नहीं है। इसके बाद हम स्टेजिंग की तरफ आते हैं। तो स्टेजिंग में हम सबसे पहले जो है स्टेजिंग हम GFR के बेस पे करते हैं। अगर GFR 90 से ऊपर है तो हम कहते हैं कि स्टेज 1 है। GFR 60 और 89 के बीच में है तो ये स्टेज 2 है। GFR 30 और 59 के बीच में है तो ये स्टेज 3 और 4 जो है वो 15 to 29, और अगर 15 से भी कम हो तो हम कहते हैं कि ये स्टेज 5 की जो है वो CKD है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। किसी को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगली वीडियो में हम इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट जो है वो मोस्टली मैनेजमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से इनकी डेथ होती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।